नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित कुमार शुक्ल आप सबका एसपी एजुकेट में स्वागत करता हूं। इतिहास की कक्षाएं जारी हैं और इस कड़ी में मैंने 18वीं सदी के राज्यों से 18वीं सदी की राजनीति से आपका परिचय कराया, जिसके अंतर्गत मैंने 18वीं सदी के भारतीय राजनीति की प्रकृति कैसी है, जो विकेंद्रीकरण प्रकृति दिखाई देती है, मैंने उसका पिछले क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था उसके बारे में। साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण राज्यों की चर्चा जैसे मराठा, बंगाल और इसी कड़ी में अवध, सिख राज्य आदि की चर्चा किया था। और 18वीं सदी में जो महत्वपूर्ण राजनीतिक परिदृश्य है उसकी भी हम लोगों ने चर्चा की थी। प्रारंभ में आधुनिक भारत के अंतर्गत हमने राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को देखा। अब इसी से संबंधित एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर हमारे सामने है, वो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो आज की हमारी क्लास केंद्रित होगी यूरोपीय कंपनियों के आगमन पर। आप सभी छात्रों को मैं ये सूचित करना चाहता हूं कि आप में से जिनको भी इतिहास से संबंधित इंडिविजुअल क्लास, पॉलिटी से संबंधित इंडिविजुअल क्लास, आरओ एआरओ जो भावी परीक्षा है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा है, उससे संबंधित संपूर्ण क्लास में अगर आप दाखिला लेना चाहते हैं तो आप संस्थान से संपर्क करें। एसपी एजुकेट जो चैनल है उसके पट्टी पर, उसके सर्किट पर लिखा हुआ जो नंबर है, आप उस पर कॉल करके संपर्क करें और इस संस्थान के ऐप को डाउनलोड करें ताकि आप इंटरप्टेड, बिना किसी बाधा के अन्य क्लास पढ़ सकें। और जल्दी ही आप में से केवल वही छात्र हमें पढ़ पाएगा जिसका नामांकन, जिसका दाखिला हो चुका होगा, जो एडमिशन ले लिया होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इसे समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन चैप्टर को बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक रखा गया है। आईएएस की परीक्षा हो, पीसीएस की परीक्षा हो, एसआई का एग्जामिनेशन हो, यहां तक कि छोटे परीक्षाओं जैसे लेखपाल आदि की परीक्षा में, पीएचडी परीक्षा में तो अक्सर यहां से प्रश्न आप देख सकते हैं, यहां से प्रश्न पूछता रहता है। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इसे समझिएगा, यूरोपीय कंपनियों के आगमन। भारत में जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं उनके आगमन का क्रम। आगमन का क्रम, आगमन का क्रम कैसा है? तो सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए। कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए। पुर्तगालियों के बाद डचों का आगमन हुआ। डच कंपनी आई, यानी हॉलैंड की कंपनी। डचों के बाद इंग्लैंड यानी ब्रिटेन, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी आई। इंग्लैंड के बाद डेनमार्क की डेनिस कंपनी आई और डेनिस के बाद फ्रांसीसी आए। तो ध्यान से समझिए कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का यही क्रम है, अर्थात पुर्तगाली, डच, इंग्लैंड, डेनिस और फ्रांसीसी। दोस्तों, 15वीं सदी में यूरोप में पुनर्जागरण हुआ। 15वीं सदी में यूरोप में हुए पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप दुनिया भर के देशों के साथ कनेक्टिविटी, संपर्क का मार्ग खोजा गया। दुनिया भर के देशों के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित किए गए। दुनिया भर के देशों के साथ इस कनेक्टिविटी में सबसे बड़ी कनेक्टिविटी का रास्ता समुद्र मार्ग से ढूंढा गया। यानी इस समय कई महत्वपूर्ण राष्ट्रों ने वहां के
साहसिक नाविकों ने अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के नई नई क्षेत्रों में जाकर न केवल जलमार्ग की खोज किया, अपितु कुछ द्वीपों की खोज, कुछ ऐसे क्षेत्रों की पहचान की जो अब तक दुनिया के नक्शे में हमारी जानकारी से परे था। याद करिए, जब हम कहते हैं वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, तो इसका अभिप्राय ये नहीं होता कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज जबकि उसके पहले भारत था ही नहीं। इसका तात्पर्य ये नहीं होता। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की का अभिप्राय यह है कि आशा अंतरिप होते हुए समुद्र मार्ग से यूरोप से भारत आगमन का जो मार्ग है, वास्को डी गामा ने पहली बार उसे ढूंढा था। किंतु यह भी याद रखें कि कोलंबस नामक यात्री जब यूरोप से निकला तो कोलंबस ने भारत जाने की ठानी थी और कोलंबस भारत नहीं पहुंच पाया। कोलंबस भारत पहुंचने की जगह 1492 में आज के अमेरिका पहुंच गया। कोलंबस अमेरिका पहुंच गया और वहां के रेड इंडियंस को देखकर उसने उसे भारत समझने की भूल किया। लेकिन इस कड़ी में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 में आशा अंतरिक्ष होते हुए भारत पहुंचा और यहीं से समुद्री मार्ग की, एक नए समुद्री मार्ग की खोज हुई जो बहुत लंबे समय तक भारत और यूरोप के बीच जो कनेक्टिविटी था उसका एक बहुत बड़ा आधार बना रहा। और जब तक स्वेज नहर अस्तित्व में नहीं आ गया तब तक यही आशा अंतरिक्ष होते हुए भारत तथा यूरोप के बीच का व्यापार और अन्य गतिविधियां होती रहीं और ये इन गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। तो आइए दोस्तों, हम समझते हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन का क्रम क्या रहा। तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम के अंतर्गत सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी भारत आई। पुर्तगालियों के बाद हम देखते हैं डच भारत आए, डच अर्थात हॉलैंड, उसके बाद इंग्लैंड, फिर डेनिश और अंत में सबसे लास्ट कंपनी आने वाली थी वो फ्रांसीसी थी। तो यहां से एक प्रश्न आपको सदैव बनता है कि भारत आने वाले कंपनियों का क्रम। आज की क्लास में हम पुर्तगालियों के बारे में, डचों के बारे में और डेनिश के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें इन तीनों को एक क्लास में हम समेटेंगे। कल की क्लास में हम इंग्लैंड और फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे, यानी फ्रांस और इंग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लैंड के बारे में लंबा हमारा इतिहास है, हमें इंग्लैंड के बारे में ज्यादा पढ़ना है क्योंकि इंग्लैंड ने भारत पर लंबे समय तक शासन किया है। तो आज की क्लास में हम पुर्तगाल, डच और डेनिश के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। पुर्तगाल के आगमन के क्रम में हमने सबसे पहले कहा कि 1498 में वास्को डी गामा 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत पहुंचा, भारत आया। अब इसके भारत आगमन की एक अलग कहानी है, इसकी अभी चर्चा करते हैं थोड़ी देर में, लेकिन इसे समझा जाए। 1498 में भारत आया और यह भारत आशा अंतरिप, आप अफ्रीका के निचले हिस्से में देखेंगे आशा अंतरिप होते हुए वो भारत, यूरोप से आशा अंतरिप होते हुए वो भारत आया था। कॉन्सेप्ट पकड़िए। और कालीकट के तट पर वो उतरा था, उसकी कथा भी कहेंगे। तो जैसे ही वास्को डी गामा भारत आया, वैसे ही एक नया रास्ता, एक नया समुद्री रास्ता भारत आगमन का, समुद्री मार्ग भारत आगमन का खुल गया। और इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि भारत आने का ये जो समुद्री मार्ग खुल गया, इसके बाद एक से बढ़कर एक कंपनियों ने भारत आगमन शुरू कर दिया। तो सबसे पहले हमने इस कड़ी में पुर्तगाल को देखा। तो आइए, आज का पहला हमारा टॉपिक है पुर्तगाल। भारत आगमन आने वाली कंपनियों में पुर्तगाल के बारे में हम देखेंगे कि पुर्तगाल का भारत में कैसे संबंध रहा, कैसे पुर्तगाली यात्री भारत आया। तो हम इस संबंध में पुर्तगाल को देखेंगे। पुर्तगाल के संबंध में आप ये समझें कि मैंने कहा कि 1498 में पुर्तगाली यात्री सबसे पहला, 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा
भारत आया। कॉन्सेप्ट पकड़िएगा। और ये वास्को डिगामा जो भारत आया था, इसकी विशेषता ये थी कि यह आशा अंतरिप होते हुए आया, आशा अंतरिप होते हुए आया था, और यह जलमार्ग से आया, जलमार्ग द्वारा। ये अब तक नया जलमार्ग था, एक नई खोज थी जलमार्ग का, एक नया जलमार्ग का, एक नया रास्ता इसने तलाशा था। और पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा आशा अंतरिप होते हुए जब भारत आया तो वह कालीकट, केरल के तट पर, ध्यान समझिएगा, केरल में वो कालीकट के तट पर, केरल में कालीकट पहुंचा। कॉन्सेप्ट पढ़ना, केरल में वो कालीकट तट पर पहुंचा था। कॉन्सेप्ट पकड़ना काफी इंपॉर्टेंट है। कालीकट के तट पर पहुंचा था, और यहां पर जब वो कालीकट पहुंचा तो उसे अब्दुल मजीद नामक, जब वो आ रहा था रास्ते में तो वास्को डिगामा को अब्दुल मजीद, कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, अब्दुल मजीद नामक एक अब्दुल मजीद के सहयोग से आया था। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अब्दुल मजीद नामक एक व्यक्ति के सहयोग से कहां पहुंचा था? कालीकट पहुंचा था। कालीकट के स्थानीय शासक को जमोरीन कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, जमोरीन कहते हैं। जमोरीन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया। कॉन्सेप्ट पढ़िएगा, जमोरीन ने वास्को डिगामा का क्या किया? स्वागत किया था। तो फिर से इस बात को समझें कि वास्को डिगामा पहला पुर्तगाली यात्री था जो भारत आया और आशा अंतरिप के रास्ते आया था। यह एक नया जलमार्ग था जो भारत और यूरोप को जोड़ता था। जब वो भारत आया तो उसे रास्ते में अब्दुल मजीद मिला, उसके सहयोग से वो कालीकट तट पर पहुंचा। कालीकट में जमोरीन, वहां का जो स्थानीय शासक था, उसकी उपाधि थी जमोरीन। जमोरीन शासक ने वास्को डिगामा का क्या किया? स्वागत किया। किंतु वास्को डिगामा का कुछ लोगों ने विरोध किया। क्या ध्यान दीजिएगा, वास्को डिगामा का कुछ लोगों ने क्या किया? भारत में विरोध किया। यहां पर वो विरोध करने वाले कौन कौन थे? तो ध्यान दीजिए, वास्को डिगामा का विरोध करने वालों में अरबी व्यापारी थे, अरबी व्यापारी। दूसरा, भारत का चेट्टी समुदाय, चेट्टी समुदाय, इसे इंपॉर्टेंट समझिएगा, अरबी व्यापारी और चेट्टी समुदाय। तथा तीसरा, चुलिया मुसलमान, चुलिया मुसलमान, चुलिया मुसलमान। इसे कॉन्सेप्ट पकड़िए। यानी अब्दुल मजीद के सहयोग से कालीकट तट पर जब वास्को डिगामा पहुंचा तो वहां के स्थानीय शासक ने तो उसका स्वागत किया, किंतु कुछ लोगों ने उसका विरोध किया। तो विरोध करने वालों में हमने पहले देखा कि अरबी व्यापारी, दूसरा चेट्टी समुदाय और तीसरा क्या? चुलिया मुसलमान। आइए देखें इन्होंने विरोध क्यों किया। अरबी व्यापारियों के विरोध करने का कारण यह था कि उन्हें यह लगा कि यूरोपी सीधे भारत आकर अगर व्यापार करने लगेंगे तो अरबी व्यापारियों को बहुत घाटा लगेगा, क्योंकि हिंदुस्तान और यूरोप के बीच में स्थल मार्ग से जब व्यापारिक गतिविधियां होती थीं तो अरब बीच में पड़ता था। तो अरब लोगों ने स्वयं को बिचौलिए के तौर पर प्रयोग करना शुरू कर दिया था। भारत से वस्तुएं खरीदकर वे यूरोप में बेचते थे और यूरोपीय वस्तुओं को वो भारत भेजा करते थे। यानी बीच में उन्हें एक अच्छा खासा लाभ मिलता था। इस लाभ के चले जाने का भय था। इसी भय के कारण अरबी व्यापारियों को लगा कि अगर वास्को डिगामा भारत से सीधे व्यापार करेगा, अगर एक नए मार्ग के द्वारा एक नया मार्ग खुल जाएगा जिसके माध्यम से यूरोप से हिंदुस्तान व्यापारिक रास्ता बन जाएगा, तो ऐसे में अरबी व्यापारी कहीं भारत से व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में बाहर न हो जाएं, ये डर अरबी व्यापारियों को बिल्कुल सता रहा था। इसी क्रम में ध्यान दीजिएगा, भारत के स्थानीय व्यापारी चेट्टी समुदाय, दक्षिण भारत में जो चेट्टी समुदाय है वो चेट्टी भारत के क्या है? स्थानीय व्यापारी हैं। इसे पकड़िएगा। इन चेट्टियों ने भी विरोध किया, उनको भी अपने व्यापार के पतन का भय था, इसलिए चेट्टियों ने विरोध किया।
और साथ ही साथ चुलिया मुसलमानों के प्रति इनकी दृष्टिकोण हमेशा से वैमनस्यतापूर्ण थी। ध्यान दीजिएगा, पुर्तगालियों का दृष्टिकोण मुसलमानों के प्रति वैमनस्यतापूर्ण था और ये स्थानीय स्तर पर व्यापार आदि किया करते थे, संलग्न थे कृषि कार्य में। इन्होंने भी क्या किया, पुर्तगालियों का विरोध किया, वास्को डी गामा का विरोध किया। तो कुल मिलाकर हमें क्या दिखाई देता है कि अरबी व्यापारी, चेट्टी समुदाय तथा चुलिया मुसलमान, इन तीनों ने क्या किया, वास्को डी गामा का विरोध किया था। आगे देखते हैं कि वास्को डी गामा के हिंदुस्तान आगमन के बाद एक बार रास्ता खुल गया पूरे यूरोपीय कंपनियों को भारत आगमन का। वास्को डी गामा जब भारत से कुछ दिन रहने के बाद जब भारत से वापस गया यूरोप, यानी जब वो यूरोप पहुंचा, पुर्तगाल पहुंचा, कहां से, तो हिंदुस्तान से जब वो भारत से वापस पहुंचा यूरोप, तो हमें क्या दिखाई देता है कि उसकी कुल यात्रा व्यय और अन्य लागत, जो भी अन्य लागत था, अन्य लागत सबको घटाने के बाद उसे 60 गुना, कौन पड़ेगा, उसे 60 गुना लाभ हुआ था। अपने भारत यात्रा के दौरान संपूर्ण यात्रा व्यय और अन्य लागत आदि को घटा दिया जाए तो वास्को डी गामा को भारत आगमन के दौरान 60 गुना लाभ हुआ था। यह 60 गुना लाभ कोई छोटा लाभ नहीं होता। जब वो भारत से यूरोप पहुंचा तो उसे 60 गुना लाभ हुआ और यह संदेश बड़ी तेजी से फैला, यह मैसेज बहुत तेजी से फैला कि भारत के साथ यदि यूरोप के लोग व्यापार करें तो उन्हें अत्यधिक फायदा होगा। याद करिए कि यह एक ऐसी बात थी जिसने लोगों को बहुत प्रेरित किया कि वो भारत के साथ व्यापार करें। और देखते ही देखते यूरोप की अन्य कंपनियां, यूरोप के अन्य देश भी ये कोशिश करने लगे कि वे भारत पहुंचें और भारत के साथ व्यापार शुरू करें। किंतु यहां पर आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या बनेंगे उसे देख लेते हैं। तो पहला यूरोपीय यात्री जो समुद्र मार्ग से हिंदुस्तान आया व्यापार करने, तो वास्को डी गामा, और वो पुर्तगाली था। और वो किस सदी में आया, तो वह 15वीं सदी में आया। कौन सा पकड़िएगा, 15वीं सदी, क्योंकि 1498 क्या है, 15वीं सदी। और इसी के बाद जैसे 1498 2 वर्ष बाद से क्या शुरू हो जाएगा, 16वीं सदी। कौन सा पकड़िएगा, इसी के साथ कुछ ही समय बाद शुरू हो जाएगा 16वीं सदी। और 16वीं सदी तथा 17वीं सदी में हमें क्या दिखाई देता है कि यूरोप की कई कंपनियां हिंदुस्तान आना शुरू कर दी। तो अभी आपने क्या देखा, वास्को डी गामा हिंदुस्तान कैसे पहुंचा और उसके हिंदुस्तान आगमन के परिणाम स्वरूप किसने स्वागत किया, किसने विरोध किया, और उसे संपूर्ण व्यापार का, इस समय संपूर्ण उसके आवागमन का, यानी कि हिंदुस्तान आकर वापस जाने के दौरान उसे कितना लाभ हुआ। वह अपने साथ काली मिर्च, अधिकाधिक रूप से काली मिर्च तथा मसाले लेकर हिंदुस्तान से वापस गया था। इतनी बात हमें समझना चाहिए। आगे ध्यान देते हैं कि इसके बाद वास्को डी गामा के आगमन के बाद हमें यह दिखाई देता है कि पुर्तगालियों ने हिंदुस्तान आना शुरू कर दिया। इस क्रम में हम ये देखेंगे कि भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, पुर्तगालियों में क्या दिखाई देगा कि पुर्तगाली, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। क्वेश्चन पढ़ेगा, पुर्तगाल का भारत में जो पहला गवर्नर था वो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। इसने भारत आकर ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसने क्या चलाई, तो इसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। इसे पकड़िएगा, इंपॉर्टेंट है। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई, ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई, काफी इंपॉर्टेंट है। ब्लू वाटर पॉलिसी, इसे समझना होगा, ये क्या है, शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी, कॉन्सेप्ट पकड़िएगा। तो पुर्तगाल का जो पहला गवर्नर है, पहला गवर्नर वो कौन है, तो ये प्रश्न कई बार पूछ चुका है।
फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और ये अल्मेडा जो है, अल्मीडा या अल्मेडा, ये ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। इसके तहत क्या है कि समुद्र पर एक छत्र राज्य, कौन सा पड़ेगा, एक छत्र राज्य। इसने इस पॉलिसी के तहत समुद्र पर एक छत्र राज किया। आप इसे कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि भारत में आप इधर देखेंगे तो यहां अरब सागर है, यहां बंगाल की खाड़ी, और ये समय है 16वीं सदी। 16वीं सदी, ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि सबसे पहले मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि सबसे पहले 15वीं सदी में, अर्थात 1498 को 15वीं सदी कहा जाता है। 15वीं सदी में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा हिंदुस्तान आया था। लेकिन 2 साल बाद सदी बदल जाती है और हमें क्या दिखाई देता है कि 2 साल बाद 16वीं सदी, कौन सा पकड़ेगा, 16वीं सदी में, यह समय है 16वीं सदी, जब पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आता है और इसने क्या किया, ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत अरब सागर और अन्य सागर यानी कि सागर में अपना एक छत्र, समुद्र पर एक छत्र राज स्थापित किया, ताकि अन्य कोई भी भारतीय राज्य हो या कंपनी हो यहां पर समुद्र में उसे मात न दे पाए। सही मायने में इस समय कोई अन्य यूरोपीय कंपनी उसकी प्रतिस्पर्धा में है ही नहीं। इसलिए राज्य जो भारतीय राज्य हैं उनके सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा द्वारा इसी एक नई जो नीति अपनाई गई वो ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति थी। समुद्र पर इसके माध्यम से क्या किया, उसने एकाधिकार कर लिया। ये आपको समझना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे हमें याद रखना चाहिए। आगे हमें क्या दिखाई देता है कि दूसरा पुर्तगाली गवर्नर जो सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नर है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, कौन सा पकड़ेगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। हम लिखते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में हम पढ़ेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा पुर्तगाली गवर्नर है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। आइए हम देखते हैं इसने भारत में, वास्तव में अगर कहा जाए तो भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक निर्माता यही है। भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक निर्माता कौन है, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क है। इसने बीजापुर के सुल्तान से, कौन सा पड़ेगा, बीजापुर के सुल्तान से 1510 में गोवा जीत लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1510 में इसने क्या किया, गोवा जीत लिया। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और गोवा पुर्तगाल की न केवल प्रमुख केंद्र बना, बल्कि गोवा बहुत दिनों तक पुर्तगाल के अधीन रहा और वहां की संस्कृति ही पुर्तगाली संस्कृति में बदलने लगी थी। तो मैंने कहा 1500 कब, तो 1510 में जो गोवा है वो बीजापुर के आदिल शाह से किसने छीन लिया था, तो वो फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क द्वारा छीन लिया गया। आइए देखते हैं इसने कौन कौन सी नीति अपनाई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझिएगा। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कई महत्वपूर्ण नीतियां अपनाई, उसमें एक नीति है सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की। इसे पकड़िएगा, इसने सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की नीति अपनाई। सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की नीति अपनाई, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझिएगा। इसने सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की नीति अपनाई। ये क्या है सांस्कृतिक साम्राज्यवाद? अल्फांसो डी अल्बुकर्क अपने सांस्कृतिक साम्राज्यवादी नीति के तहत यह प्रयास करता है कि कैसे भारत की संस्कृति को, स्थानीय संस्कृति को बदला जाए।
स्थानीय संस्कृति को बदलने के लिए ही उसने सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की नीति अपनाई। इस नीति के तहत उसने यह कोशिश किया कि पुर्तगाली अधिकाधिक पुर्तगाली या पुर्तगालियों द्वारा स्थानीय महिलाओं से कैसे शादी किया जाए, कैसे विवाह किया जाए। स्थानीय महिलाओं को प्रलोभन देकर, बलपूर्वक आदि आदि तरीके से उनसे विवाह करने की एक नीति थी, ताकि जल्दी से भारत में जो इनके माध्यम से संतति उत्पन्न हो, वो न केवल भारतीय संस्कृति बल्कि पुर्तगाली संस्कृति का क्या करे, पुर्तगाली संस्कृति को अपना सके। पिता अगर पुर्तगाल का है, माता ही भारत की है, तो ऐसे दोनों के संयोग से जो उत्पन्न पुत्र होगा उसमें ना तो पूरी तरह भारतीय संस्कृति रहेगी, ना ही पुर्तगाली संस्कृति रहेगी। एक ऐसी संस्कृति रहेगी जिसमें पुर्तगाली संस्कृति का भी बहुत बड़ा अंश होगा। तो ऐसे में क्या होगा, कुछ समय बाद हिंदुस्तान में पुर्तगाली संस्कृति का एक साम्राज्यवाद देखा जा सकता है। इसी नीति के तहत फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क ने भारत में सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की नीति अपनाई और इसने भारतीय महिलाओं, इसके तहत इसने क्या किया, भारतीय महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपनाई, अधिकाधिक विवाह की नीति अपनाई। ये समझ लीजिएगा, अधिकाधिक रूप से क्या अपनाया, विवाह की नीति अपनाई। इसे ही हम क्या कहते हैं, भारत में अल्फांसो डी अल्बुकर्क द्वारा या पुर्तगालियों द्वारा सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की नीति इसे कहा गया। आइए आगे देखते हैं। पुर्तगालियों ने कि मुसलमानों से, यहां समझिएगा, इसी समय हमें यह भी दिखाई देता है कि पुर्तगालियों ने मुसलमानों के साथ वैमनस्यतापूर्ण नीति अपनाई। यानी इनका, यहां ध्यान दीजिए, धार्मिक स्तर पर धार्मिक इनकी नीति थी, धार्मिक नीति वो असहिष्णुता पर टिकी थी, असहिष्णुता पर टिकी थी, असहिष्णुतापूर्ण थी। समझिएगा, इनकी धार्मिक नीति असहिष्णुतापूर्ण थी। विशेषतः यह मुसलमानों से घृणा करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना कि ये मुसलमानों से घृणा करते थे। इस घृणा का एक सबसे बड़ा कारण शायद व्यापार भी था। तो इनकी धार्मिक, पुर्तगालियों की जो धार्मिक नीति है वो असहिष्णुतापूर्ण थी और ये मुसलमानों से क्या करते हैं, घृणा करते नजर आते हैं। इस क्रम में हम देखते हैं कि इनकी असहिष्णुतापूर्ण नीतियां ही भारत में इनके पतन का कारण भी बना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि पुर्तगालियों की असहिष्णुतापूर्ण धार्मिक नीति ही इनके पतन का एक बहुत बड़ा कारण बना। पुर्तगालियों के व्यापार पर समझिएगा, एस्तादो द इंडिया जो पुर्तगालियों का व्यापार था, उसे भारत में पुर्तगालियों का व्यापार एस्तादो द इंडिया नाम से किया जाता था। कौन पड़ेगा, इनका भारत पर व्यापार एस्तादो द इंडिया नाम से किया जाता था। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पुर्तगालियों का व्यापार किस नाम से होता था भारत पर, एस्तादो द इंडिया। और मैंने अभी बताया इनकी दो प्रमुख नीतियों के बारे में, एक इनकी सांस्कृतिक साम्राज्यवादी नीति तथा इनकी धार्मिक नीति। दोनों ही नीति ठीक नहीं है। सांस्कृतिक साम्राज्यवादी नीति के तहत ये जोर जबरदस्ती करके, प्रलोभन देकर, अन्य तरीकों से भारतीय महिलाओं से अधिकाधिक विवाह करना चाहते थे ताकि भारतीय संस्कृति में बदलाव कर पुर्तगाली संस्कृति को लाया जा सके। और दूसरा, इनकी धार्मिक नीति जो है वो असहिष्णुतापूर्ण थी। खासकर मुसलमानों के प्रति इन्होंने बहुत ही वैमनस्यतापूर्ण व्यवहार किया। इनके यही कारण था कि इनके पतन में एक बहुत बड़ा भूमिका क्या निभाया, इनकी असहिष्णुतापूर्ण धार्मिक नीति। और याद रखिए, मैंने तीसरा पॉइंट बताया कि एस्तादो द इंडिया नाम से पुर्तगालियों का भारत में व्यापार होता था। अब यहां समझिए, मैंने पिछले पेज में आपको बताया कि 16वीं सदी में ये सारी गतिविधियां 16वीं सदी की है। 16वीं सदी में पुर्तगालियों को समुद्र में चुनौती देने वाला, कौन पढ़ना, चुनौती देने वाले कोई नहीं था। जब 1556 में अकबर सत्ता में आता है और उसने एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया और बहुत शक्तिशाली मुगल साम्राज्य का गठन किया,
बावजूद इसके अकबर के पास भी, मुगलों के पास भी वह क्षमता नहीं है कि वह पुर्तगालियों को जल में चुनौती दे सके। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। पुर्तगालियों ने कार्टेज या काफिला प्रणाली शुरू किया। यह कार्टेज या काफिला प्रणाली क्या है? किसी भी भारतीय, यहां ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह काफिला प्रणाली क्या है या कार्टेज प्रणाली? किसी भी भारतीय को अगर यहां ध्यान दीजिएगा, किसी भारतीय को अगर समुद्र के मार्ग से व्यापार करना होगा या समुद्र के मार्ग से कहीं आना जाना होगा तो उसे पुर्तगालियों से परमिट लेना पड़ता था, कार्टेज लेना पड़ता था, और उसके बदले वो बाकायदे क्या करते थे? पैसा लेते थे। अकबर को वर्ष भर में एक कार्टेज पुर्तगाली मुफ्त देते थे, और वो विशेष रूप से इसलिए देते थे ताकि हज यात्रा पर जो शाही परिवार के लोग जाते थे, यानी हिंदुस्तान से जो मक्का लोग जाते थे, मक्का मदीना की यात्रा करते थे, वर्ष में एक बार हज की यात्रा, हज पर जाने वाले यात्रियों के लिए एक कार्टेज पुर्तगाली फ्री देते थे। अकबर के समय में भी पुर्तगालियों का शाहजहां के समय तथा औरंगजेब के समय मुगलों से झड़प भी हुई, लेकिन पुर्तगाली इतने मजबूत थे कि उन्हें रोक पाना मुश्किल था। कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, खासकर जल में पुर्तगाली निसंदेह बहुत ही मजबूत थे। तो हमने क्या देखा कि पुर्तगालियों ने इस समय इतने बड़े क्षेत्र पर, खासकर जल में, समुद्री क्षेत्र में, अरब सागर, विशेषतः अरब सागर में उनका एकाधिकार स्थापित हो गया था। पुर्तगालियों के संबंध में ऐसी चीजें दिखाई देती है। आगे देखिए, पुर्तगालियों ने अपने क्षेत्र में एक बड़ी इंपॉर्टेंट काम किया था। पुर्तगालियों ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा का पूर्णतः निषेध कर दिया था। ये एक अच्छा कार्य था, सती प्रथा का निषेध, प्रतिबंध, सती प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध। याद रखिएगा, पुर्तगालियों ने सती प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। उनके क्षेत्र में सती प्रथा बिल्कुल निषिद्ध था। ये उनके द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया गया दिखाई देता है। बहुत समय बाद, आपको याद होगा, 19वीं सदी में राजा राम मोहन राय के प्रयत्नों से अंग्रेजों ने भारत में सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन उसके बहुत पहले 16वीं सदी में ही पुर्तगालियों ने भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। खासकर उन क्षेत्रों में जहां पर, विशेषतः अपने ही क्षेत्रों में, अर्थात जहां पुर्तगाल का शासन था, जैसे गोवा, आगे चलकर दमन और दीव तथा दादर नागर हवेली, इस तरह से क्या दिखाई देता है कि पुर्तगालियों ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हमें क्या दिखाई देता है कि फाइनली पुर्तगाली जो सबसे पहले हिंदुस्तान आए, सबसे पहले जो पुर्तगाली हिंदुस्तान आए, 17वीं सदी तक पुर्तगालियों का राज्य, पुर्तगालियों का भारत में प्रभाव बहुत मजबूत था। किंतु 18वीं सदी में आकर, 18वीं सदी में पुर्तगालियों का क्या हुआ कि इनका पुर्तगाली कमजोर हो गए, कमजोर हुए, इनका पतन शुरू हो गया, भारत में इनका पतन शुरू हुआ। और इसका कारण क्या था? आइए देखते हैं 18वीं सदी में पुर्तगाली कमजोर कैसे हुए, इनके भारत में पतन का कारण क्या था। 18वीं सदी में कई महत्वपूर्ण कारणों से पुर्तगाली न केवल कमजोर हुए बल्कि उनका धीरे धीरे पतन हो गया। उन्हीं से एक कारण था अन्य यूरोपीय कंपनियों का आगमन तथा इनके बीच प्रतिस्पर्धा का शुरू होना। इन्हीं के बीच में से अंग्रेजों का एक शक्तिशाली कंपनी के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय। जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनियों का भारत में उदय होने लगा,
वैसे वैसे पुर्तगालियों की सत्ता भारत में कमजोर होने लगी। हमें दूसरा पॉइंट क्या दिखाई देता है कि अल्बुकर्क के बाद उस स्तर का कोई गवर्नर पुर्तगाल को नहीं मिला, यानी आने वाले जो पुर्तगाली गवर्नर थे वो काफी कमजोर दिखाई देते, वो अयोग्य दिखाई देते। यानी जो योग्यता अल्बुकर्क में थी और जिस योग्यता के साथ उसने पुर्तगाल का भारत में एक आधार मजबूत किया था, आने वाले गवर्नरों के द्वारा ऐसा आधार नहीं दिया जा सका, आने वाले गवर्नरों द्वारा ऐसा आधार प्रदान नहीं किया गया। यही कारण था कि धीरे धीरे पुर्तगाली हिंदुस्तान में कमजोर हो गए। किंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कारण थे जिसके कारण पुर्तगालियों से लोगों का मोह भंग हुआ। जैसे पुर्तगालियों की धार्मिक नीति असहिष्णुतापूर्ण थी। लोग पुर्तगालियों को एक संदेह की नजर से देखते थे। उनको लगता था कि जहां पुर्तगाली शासन होगा वहां मेरा धर्म खतरे में पड़ जाएगा। उनकी सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की नीति से भी लोगों ने उनके प्रति अविश्वास प्रकट किया। इस तरह से पुर्तगालियों का हिंदुस्तान में धीरे धीरे पतन प्रारंभ हो गया। बावजूद इसके पुर्तगाली सबसे पहली सत्ता थे, सबसे पहले कंपनी थे जो हिंदुस्तान आए 1498 अर्थात 15वीं सदी के अंतिम दशक में, और सबसे अंतिम में वो हिंदुस्तान से वापस भी गए। ये इनके साथ जुड़ा है, तो ध्यान देना। पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए और सबसे बाद में भारत से गए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले भारत आए और सबसे बाद में भारत से गए। याद करिए, छठे 7वें दशक आजादी के बाद, आजादी के दशकों बाद गोवा पुर्तगालियों की पराधीनता से मुक्त हुआ। यानी कुल मिलाकर हमें क्या दिखाई देता है कि पुर्तगाली सबसे पहले हिंदुस्तान आए और सबसे बाद में हिंदुस्तान से गए। पुर्तगालियों के जो भारत में हमें केंद्र दिखाई देते हैं उसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि अरब सागर की तरफ ही पुर्तगालियों का विशेष, ध्यान दीजिएगा, अरब सागर की तरफ पुर्तगालियों का क्या दिखाई देता है कि पुर्तगालियों का विशेष तौर पे प्रभाव हमें अरब सागर की तरफ दिखाई देता है। और यहां पर दमन, दीव, दादर नगर हवेली तथा गोवा, इसे पकड़िए। कोंकण तट पर गोवा, कोंकण तट पर क्या? गोवा। गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर क्या? दादरा एंड नगर हवेली। यहां पर दमन और यहां दीव। समझिए, ये ही क्षेत्र थे भारत में पुर्तगालियों के। तो पुर्तगाल के संबंध में क्या रहा? सबसे पहले भारत आए और सबसे बाद में ये भारत से गए हैं। इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुर्तगालियों के संबंध में आपको यह भी याद रखना है कि जो बंबई क्षेत्र है, बंबई का क्षेत्र, बल्कि यहां बंबई का क्षेत्र है, बंबई का क्षेत्र, बंबई क्षेत्र पर सबसे पहले पुर्तगालियों ने बंबई को जीता। इसे समझिए, पुर्तगालियों ने बंबई जीता। और जब पुर्तगाली राजकुमारी, कॉन्सेप्ट पकड़ना, जब पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हुआ, कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा का विवाह जब इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हुआ, तो पुर्तगाल ने बंबई को दहेज में दे दिया। अर्थात अब पुर्तगाल ने जब बंबई को दहेज में दे दिया तो बंबई किसके पास चला गया? ब्रिटेन के पास चला गया, क्योंकि ब्रिटेन के राजकुमार थे और पुर्तगाल की राजकुमारी। अब ये बंबई इसके बाद से सदैव ब्रिटेन के पास चला। ब्रिटेन के राजकुमार ने किराया लेकर के बाद में क्या? बंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। कॉन्सेप्ट पकड़ेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। और इस तरह बंबई ईस्ट इंडिया कंपनी का या ब्रिटेन का एक भारत में क्या बन गई? आगे चलकर एक प्रेसिडेंसी बन गई।
प्रेसिडेंसी बन गई। इसे समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज हमें यह दिखाई देता है कि पुर्तगाल ने ही पहले बंबई को जीता, और जब पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हुआ, तब बंबई को दहेज में पुर्तगालियों ने किसे दे दिया? इंग्लैंड को दे दिया। और इंग्लैंड के राजा ने इसे क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर सौंप दिया, 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर इसे दे दिया। ये आपको इतिहास समझना चाहिए। ओवरऑल पुर्तगालियों के आगमन से भारत में कई नई चीजों की शुरुआत हुई, उसे हमें समझना चाहिए कि पुर्तगालियों के आगमन से, पुर्तगाली कंपनी के या पुर्तगालियों के भारत आगमन से कई महत्वपूर्ण चीजों की शुरुआत हुई। वो क्या क्या चीजें हैं उसे हमें समझना चाहिए। एक तो काफिला और कार्टेज प्रणाली शुरू हुई, समझिएगा। मैंने अभी कहा था आपको कार्टेज प्रणाली, दूसरा हमने कहा काफिला प्रणाली। आइए इसे समझते हैं, काफिला प्रणाली और कार्टेज। मैंने कहा कि काफिला प्रणाली कार्टेज प्रणाली वो प्रणाली थी जिसके तहत समुद्री मार्ग से व्यापार करने के लिए पुर्तगालियों से परमिशन लेना पड़ता था, परमिट लेना पड़ता था। उस परमिट के बदले में वो पैसा लेते थे, क्योंकि समुद्र पर उनका एक छत्र अधिकार था। अरब सागर में कोई भी जहाज बिना पुर्तगालियों की सहमति से 16वीं 17वीं सदी में नहीं देखी गई। ऐसे में पुर्तगालियों की बढ़ती शक्ति को आप समझ सकते हैं। ये तो थी कार्टेज प्रणाली। अब काफिला प्रणाली क्या है? जो जहाज, व्यापारिक जहाज जिसमें सामान या वस्तुएं लदी हुई थी, वो समुद्र मार्ग से जाती थी, उसकी सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा बेड़ा भी चला करता था, उसे काफिला प्रणाली कहते हैं। यानी एक जहाज में अगर सामान है या 2 4 10 जहाजों में सामान जा रहा है, तो उसके साथ कुछ जहाजों में सुरक्षा कर्मी जाते थे, ताकि कोई भी समुद्री लुटेरे उन वस्तुओं को लूट ना सके। इसे काफिला प्रणाली कहते हैं। तो ये 2 प्रणाली किसने शुरू किया? एक कार्टेज प्रणाली पुर्तगालियों ने शुरू किया, दूसरा इन्होंने काफिला प्रणाली शुरू की। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। पुर्तगालियों ने भारत में नई फसल, पुर्तगालियों ने भारत में, याद करेगा, नई फसल, कई महत्वपूर्ण नई फसल प्रारंभ किया। ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है पुर्तगालियों द्वारा ही भारत में तंबाकू की खेती की गई। तंबाकू की खेती, तंबाकू भी अपने आप में क्या है? एक नई फसल। पुर्तगाली भारत में लीची लाए। पुर्तगाली कॉन्सेप्ट पॉइंट है, पुर्तगालियों ने भारत में लीची लाए, यही भारत में लौकी की खेती प्रारंभ की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं पुर्तगालियों ने एक दो नहीं, बहुत सी फसलों को भारत में उगाया, जिसमें अनानास, मूंगफली, शरीफा, पपीता, मतलब आप बहुत सी फसलों का नाम, मैं कई फसलों का और नाम लिख देता हूं आपके सामने। जो नई फसल जैसे लीची, लौकी, अनानास, मूंगफली, शरीफा, ये सब पुर्तगाली लेकर आए। इसके अतिरिक्त भी और कुछ उनकी फसल है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे टमाटर, सूरजमुखी, काजू, समझिएगा, टमाटर, सूरजमुखी, काजू, संतरा। अब समझिएगा, ये सारी फसलों को आप एक बार फिर से गौर से समझ लें कि इन्हीं फसलों को नई फसल कहा जाता है, न्यू क्रॉप। इसकी शुरुआत पुर्तगालियों द्वारा की गई, जिसमें तंबाकू एक बहुत महत्वपूर्ण फसल थी उस समय का व्यापारिक दृष्टिकोण से। तंबाकू की खेती भारत में उन्होंने शुरू कराया। लीची, लौकी, अनानास, मूंगफली, शरीफा, पपीता, टमाटर, सूरजमुखी, काजू और संतरा, ये सब नई फसल थी और इनकी खेती भारत में शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो यह श्रेय जाता है पुर्तगालियों को। पुर्तगालियों को इस तरह का श्रेय जाता है कि पुर्तगालियों ने ही भारत में इन फसलों को शुरू कराया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझिएगा। 1565 में पुर्तगालियों द्वारा भारत में प्रिंटिंग प्रेस, काफी इंपॉर्टेंट है,
प्रिंटिंग प्रेस, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने किया? तो प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भी भारत में पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। 1565 में पुर्तगालियों द्वारा भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की गई। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे समझना होगा आपको। और पुर्तगालियों ने स्थापत्य कला के क्षेत्र में, ये भी समझिए कि इन्होंने स्थापत्य कला के क्षेत्र में, स्थापत्य कला के क्षेत्र में इन्होंने गोथिक शैली, एक विशेष प्रकार की शैली है यूरोपीय शैली, गोथिक शैली की शुरुआत की। तो ये रहा पुर्तगालियों का भारत में देन। वो कुछ इस तरह दिखाई देता है दोस्तों। एक कि इन्होंने काफिला या कार्टेज प्रणाली शुरू की, कार्टेज प्रणाली शुरू की, इन्होंने काफिला प्रणाली शुरू की। नई फसलों में इन्होंने इतनी नई फसलों को भारत में उगाने की खेती या बोए जाने की खेती प्रारंभ की। इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। इन्होंने क्या किया? स्थापत्य कला के क्षेत्र में गोथिक शैली का प्रारंभ किया। और इस तरह से पुर्तगालियों ने बहुत लंबे समय तक भारत में, यद्यपि छोटे से केंद्र पर ही सही, गोवा, दमन, दीव, दादर नगर हवेली पर ही शासन रहा इनका, बावजूद इसके इन्होंने इतने लंबे समय तक हिंदुस्तान पर शासन किया है कि सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। यानी पुर्तगालियों ने इतने समय तक भारत में राज किया। विशेष तौर पर 16वीं और 17वीं शताब्दी अगर हिंदुस्तान में किसी पश्चिमी शक्ति के नाम है तो वो है पुर्तगाली। यद्यपि इनका स्थल मार्ग पर कोई बड़ा साम्राज्य नहीं था, तथापि यह जल में एकमात्र एक छत्र राज करने वाली शक्ति थी। इसी बीच मैंने कहा कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी, डच और डेनिश कंपनी हिंदुस्तान में आते हैं, तब से इनका धीरे धीरे क्या होता है कि शक्ति क्षीण होने लगती है। पुर्तगालियों को सबसे पहले यदि किसी ने चुनौती दिया, हिंदुस्तान में पुर्तगालियों को सबसे पहले यदि किसी ने चुनौती दिया तो वो डच कंपनी थी। डचों ने सबसे पहले पुर्तगालियों को चुनौती दिया। ये समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चुनौती किसने दिया? तो डचों ने दी। इसी समय 16वीं 17वीं सदी में हमें एक चीज और दिखाई देता है कि पुर्तगालियों ने अपना हित, अपना इंटरेस्ट ऑफ एरिया, वो हिंदुस्तान की बजाय 17वीं सदी में उन्होंने दक्षिण अमेरिका में ढूंढना शुरू कर दिया, साउथ अमेरिका में। और धीरे धीरे पुर्तगालियों ने अपना केंद्र, बहुत बड़ा साम्राज्य दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका में बना लिया। वहां पर कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर आप देखेंगे कि पुर्तगालियों का ही शासन था। और इन सब कारणों से धीरे धीरे भारत में उनका इंटरेस्ट कम होता चला गया। साथ ही साथ उन्हें बहुत मजबूती से ईस्ट इंडिया कंपनी तथा अन्य कंपनी द्वारा चुनौती मिला। और धीरे धीरे क्या हुआ कि उन्होंने भारत के स्थान पर अपना इंटरेस्ट ऑफ एरिया अन्य जगह पर ढूंढना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, ये था आज के पहले टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक जो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, उससे संबंधित पहला टॉपिक यानी पुर्तगाल। आइए हम अब दूसरा टॉपिक देखते हैं, वो है डच कंपनी। तो मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले पुर्तगाल आते हैं, पुर्तगाली हिंदुस्तान आते हैं। पुर्तगालियों के बाद दूसरी कंपनी हिंदुस्तान आने वाली कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, डच। डच इसे कहेंगे कि भारत आने वाली या दूसरी कंपनी है, दूसरी विदेशी कंपनी। कौन सा पड़ेगा? भारत आने वाली दूसरी विदेशी कंपनी कौन है? तो वो कंपनी है डच। डच मतलब हॉलैंड, इसे हम यूं समझ सकते हैं, आज का क्या कह सकते हैं? हॉलैंड। डच मतलब हॉलैंड, हॉलैंड को डच कहते हैं। तो भारत आने वाली दूसरी विदेशी कंपनी कौन थी? तो वो कंपनी थी हॉलैंड या डच की कंपनी थी। आइए देखते हैं इनकी स्थिति भारत में किस प्रकार है। डचों को समझने के लिए हमें इस त्रिभुज को समझना बहुत आवश्यक है। डच या हॉलैंड, आइए इसे समझते हैं। इस फिगर के माध्यम से आप बहुत स्पष्ट तरीके से डचों को आप समझ सकेंगे।
यहां पर आपको मालूम ही है कि ये दक्षिण पूर्व एशिया है। दक्षिण पूर्व एशिया में यहां मलेशिया, इंडोनेशिया आदि देश है। यहां पर मलक्का जल संधि है, मलक्का, इसे समझिएगा। और भारत का ये क्षेत्र जो है उसे कोरोमंडल तट कहते हैं। कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट में यहां पुलिकट है, यहां मसूलीपट्टनम, अच्छे से समझिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मसूलीपट्टनम है, मसूलीपट्टनम, और ये पुलिकट झील यहीं पर है, पुलिकट। यहां पर जो है कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, ये कोरोमंडल, ये पूरे तट को क्या बोलते हैं? कोरोमंडल। ये मसूलीपट्टनम, ये पुलिकट और ये नागपट्टनम, नागपट्टनम, ये तीन आप केंद्रों के नाम याद रखिएगा। यही डचों के भारत में कोरोमंडल तट पर प्रमुख तीन सेंटर हैं, तीन केंद्र हैं। मैंने आपको अभी यह बताया कि पहले हमें इस त्रिभुज को और इस मैप को समझना होगा। डच यानी हॉलैंड वो क्या करते हैं? तो यूरोप से ये बुलियन, बुलियन अर्थात स्वर्ण सिक्का, सोने के सिक्कों को बुलियन कहते हैं। यूरोप से डच बुलियन लेकर भारत आते थे और भारत से, इसे इंपॉर्टेंट समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो मैंने मलक्का तट और कोरोमंडल तट की मैंने बात की है, अभी उसको स्पष्ट करूंगा। यूरोप से जो डच लोग जो हैं वो यूरोप से बुलियन लेकर कहां आते हैं? भारत आते हैं, स्वर्ण सिक्का। और भारत से वो बड़े पैमाने पर सूती वस्त्र खरीदते थे, सूती वस्त्र खरीदते थे, समझिएगा। बुलियन लेकर यूरोप से डच भारत आते थे, भारत में वो बड़े पैमाने पर क्या खरीदते थे? सूती वस्त्र खरीदते थे। इस सूती वस्त्र को वो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में ले जाकर मलक्का तट पर, कॉन्सेप्ट पड़ेगा, दक्षिण पूर्व एशियाई के देशों में बेच देते थे। यहां पर उन्होंने क्या किया? इस वस्त्र को यहां बेच दिया और यहां से बड़ी मात्रा में मसाला खरीद कर ले आते थे। यहां पड़ेगा, ये वस्त्र ले गए और यहां वस्त्र को बेच दिया और यहां बड़ी संख्या में क्या खरीद लिया? मसाला। इसे पकड़िएगा, इस कॉन्सेप्ट को, मसाला खरीदा और मसाले को कहां बेच दिया? यूरोप में ले आकर बेचा। तो फिर से समझिए, यूरोप से आए बुलियन लेकर भारत, यानी सोना सिक्का भारत लेकर आए। भारत में उस सोने के सिक्के से क्या खरीदा? सूती वस्त्र खरीदा या अन्य वस्त्र खरीदे बहुत बड़े पैमाने पर। इन वस्त्रों को ले आकर दक्षिण पूर्व एशिया में बेच दिया। इन वस्त्रों को बेचने से उन्हें बहुत मुनाफा हुआ और यहां से भारी मात्रा में क्या खरीदा? यहां से भारी मात्रा मसाला खरीदा और इन मसालों क्या खरीद, कहां बेचा? यूरोप में। और इस तरह उन्हें ढेर सारा लाभ प्राप्त होता था। तो यही जो श्रृंखला थी, यही जो चैन दिखाई देता है, यही चैन भारत में हॉलैंड का इंटरेस्ट था। इसी तरीके से हॉलैंड के लोग भारत तथा मध्य एशिया के बीच व्यापार करते थे। अब उसी चीज को हम इस फिगर से समझें। भारत का कोरोमंडल तट और दक्षिण पूर्व एशिया का मलक्का तट, ये कोरोमंडल तट से सामान ले जाते थे, मलक्का तट पर बेचते थे। अर्थात मलक्का तट पर भारत से ले जाकर सूती वस्त्र, अन्य वस्त्र यहां बेचते थे तथा यहां से मसाला ले आकर यूरोप में बेचते थे। और फिर कहां आ जाते थे? कोरोमंडल तट। और यहां से कहां जाते थे? यहां से जाते थे एशिया के मलक्का तट। तो इसको देखते हुए इतिहासकारों ने एक युक्ति दिया कि कोरोमंडल मलक्का के बिना तथा मलक्का कोरोमंडल के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो व्यापारिक संबंध था एक दूसरे पर आधारित था, एक दूसरे को जोड़ के रखा था। इस तरह से हमने क्या देखा कि डच यानी हॉलैंड जो थे, हॉलैंड ये भारत आने वाली दूसरी कंपनी थी।
इनका जो व्यापार का तरीका था वो कुछ इस प्रकार था और इन्होंने इस तरीके से लंबे समय तक भारत में व्यापार किया। किंतु और इनका 3 महत्वपूर्ण केंद्र कोरोमंडल तट पर दिखाई देता है, एक मसूलीपट्टनम, दूसरा पुलिकट और तीसरा नागपट्टनम। ये 3 इनका बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र कोरोमंडल तट पर दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त बंगाल में चिंसुरा नामक एक केंद्र इनका बंगाल में था। हमें डचों की स्थिति कुछ इसी प्रकार दिखाई देता है। भारत में डचों ने कासिम बाजार में रेशम की चक्री का उद्योग लगाया था। 64 पढ़िएगा। भारत में कासिम बाजार में, बंगाल में कासिम बाजार में इन्होंने कासिम बाजार बंगाल में है, कासिम बाजार में इन्होंने रेशम की चक्री का उद्योग लगाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। डचों ने भारत में, मैंने कहा कि रेशम की चक्री का व्यापार लगाया था, उद्योग लगाया था। और डचों ने भारत में औरंगजेब से, यानी कि जब इनकी गतिविधियां जब भारत में काफी तेज हुई तो 17वीं सदी के उत्तरार्ध में इनकी भारत में गतिविधियां तेज हुई थी। तो इस समय मुगल शासक औरंगजेब था, तो इन्होंने औरंगजेब से, समझिएगा, आज्ञा परमिशन लेकर भारत में क्या किया था, अपना व्यापार प्रारंभ किया था। औरंगजेब से ही इन्होंने आज्ञा लेकर अपने भारत में क्या किया, व्यापार की इन्होंने शुरुआत किया था, व्यापार प्रारंभ किया था। बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको याद रखना होगा 17वीं सदी के उत्तरार्ध में इनकी गतिविधियां तेज होती हैं। 18वीं सदी के मध्य तक इनका गतिविधि और बढ़ गई भारत में। लेकिन इसी समय 18वीं सदी का मध्य अर्थात 1750 के आसपास अब हिंदुस्तान में यूरोपीय कंपनियों में सबसे शक्तिशाली कंपनी के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी उभरने लगी। इसी क्रम में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के माध्यम से हिंदुस्तान को जीतने का एक प्रयास शुरू किया था। बंगाल के माध्यम से हिंदुस्तान को जो जीतने का प्रयास था, इस कड़ी में उन्होंने सबसे पहले बक्सर को जीता। याद करिए, बक्सर की लड़ाई लड़ी और बक्सर की जीत हासिल किया। सबसे पहले प्लासी की जीत हासिल किया और बक्सर में तो उन्होंने जीता ही जीता। यानी प्लासी की लड़ाई 1757 में उन्होंने जीता। मैंने बंगाल पढ़ाते वक्त प्लासी और बक्सर दोनों का जिक्र किया है। तो उन्होंने प्लासी को जीता 1757 में और 64 में बक्सर जीता। प्लासी और बक्सर के बीच में 1759 में, 65 पकड़ेगा, 1759 बड़ा इंपॉर्टेंट है डच को पढ़ते वक्त। 1759 ये बड़ा इंपॉर्टेंट तिथि है, इसे आप ध्यान से समझिएगा। 1759 में बेदड़ा की लड़ाई, बेदड़ा का युद्ध या बेदड़ा की लड़ाई, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बेदड़ा की लड़ाई 65 पकड़ना। मैंने कहा कि प्लासी और बक्सर के बीच में एक युद्ध हुआ जिसे बेदड़ा की लड़ाई या बेदड़ा का युद्ध कहते हैं। ये अंग्रेजों से बुरी तरह पराजित हो गए, निर्णायक रूप से पराजित हो गए। बेदड़ा की लड़ाई में, बंगाल पढ़ाते हुए मैंने इसकी चर्चा किया था, बेदड़ा की लड़ाई में ये बुरी तरह पराजित हुए और इन्हें अंततोगत्वा भारत छोड़ना पड़ा और ये भारत छोड़कर इंडोनेशिया चले गए। यानी दक्षिण पूर्व एशिया में, इंडोनेशिया में इन्होंने अपने व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। अर्थात भारत से इनका पैकअप हो गया, बोरिया बिस्तर बन गया और फाइनली डचों का एक छोटा काल ही रहा जिस काल में उन्होंने भारत से बहुत महत्वपूर्ण व्यापार किया। भारत और मध्य एशिया के बीच एक व्यापारिक संबंध बहुत प्रगाढ़ किया इस दौरान इन्होंने। तो डचों की सबसे महत्वपूर्ण उपयोगिता यही देखने को मिलती है। डच भारत में दूसरी व्यापारिक कंपनी थे जिन्होंने भारत के साथ व्यापार किया था। आइए इसी क्रम में हम ये भी समझ लें कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1602 में हुआ था। इसे समझना बहुत जरूरी है कि 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। समझिएगा, 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था और इसी कंपनी के माध्यम से उन्होंने भारत में क्या किया, व्यापार किया। और 1602 से कब तक इनका व्यापार भारत में, इनकी गतिविधियां भारत में जारी रही, तो
1959 तक इनकी भारत में गतिविधियां जारी रही। तो ये टॉपिक था हमारा डचों से संबंधित टॉपिक। अब आज का जो लास्ट टॉपिक है, बहुत 2 मिनट का टॉपिक है, वो टॉपिक है डेनिस कंपनी। तो डेनिस के बारे में समझ लीजिए कि भारत आने वाली, आइए देखते हैं डेनिस के बारे में। डेनिस कंपनी बहुत ही छोटा टॉपिक है, सबसे छोटा टॉपिक। डेनिसों का भारत में कोई बहुत बड़ा न तो साम्राज्य था, न इनकी गतिविधियां बहुत लंबी रही। डेनिस भारत आने वाली चौथी कंपनी थी, चौथी यूरोपीय कंपनी थी। कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, पहली कौन थी? पुर्तगाली, दूसरी डच, तीसरा इंग्लैंड यानी ब्रिटेन का ईस्ट इंडिया कंपनी, और चौथा कौन था? वो था डेनिस। कल के क्लास में मैं आपको तीसरी कंपनी अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि इंग्लैंड के बारे में, वहां की कंपनी, वहां के व्यापारिक गतिविधियों के बारे में, तथा फ्रांसीसी कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे। चूंकि वो दोनों बड़े हैं, उनको एक जगह रखेंगे। और आज हम 3 कंपनियों की चर्चा करेंगे, 3 देशों के माध्यम से, एक पुर्तगाली, दूसरा क्या है? डच, और तीसरा डेनिस। तो डेनिस के बारे में हम यहाँ क्या देखते हैं कि डेनिस जो कंपनी है ये भारत आने वाली चौथी कंपनी है, चौथी कंपनी है। डेनिसों के संबंध में कई महत्वपूर्ण बातों को हमें समझना होगा। वो इस प्रकार है कि डेनिस भारत कब आए? तो 1616 में। इंपॉर्टेंट है, 1616 में ये भारत आए, कॉन्सेप्ट पड़ेगा। 1616 ईस्वी में ये भारत आए और इन्होंने कोई बहुत बड़े क्षेत्र पर भारत में अपना अधिकार नहीं किया था, किंतु 2 इनके महत्वपूर्ण केंद्र या कोठी दिखाई देती है भारत में। वो कुछ इस प्रकार है, आप समझे कि इनका भारत में 2 महत्वपूर्ण कोठियां जो दिखाई देती हैं। एक त्रावणकोर, डचों का एक केंद्र, इंपॉर्टेंट केंद्र त्रावणकोर था, बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रावणकोर डचों का भारत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केंद्र था। यहां इनकी व्यापारिक कोठी की सबसे पहले यहां स्थापना किया, यही। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट आगे इनका व्यापारिक केंद्र बना, बंगाल के श्रीरामपुर। इसे समझिएगा, बंगाल में श्रीरामपुर, इसे श्रीरामपुर भी बोलते हैं, इसे श्रीरामपुर भी बोलते हैं। बंगाल के श्रीरामपुर या श्रीरामपुर में इनकी दूसरी व्यापारिक कोठी थी और यही इनका मुख्यालय बना। यही इनका क्या बना? मुख्यालय बना। कॉन्सेप्ट पढ़िएगा। चौथी यूरोपीय कंपनी कौन थी भारत आने वाली? तो वो थी डेनिस कंपनी, यानी डेनमार्क की कंपनी। डेनिस मतलब डेनमार्क की कंपनी। और ये 1616 में भारत आए और इनके 2 महत्वपूर्ण केंद्रों की हमने चर्चा किया। एक क्या कहा? त्रावणकोर कहा, और दूसरा क्या समझिएगा? दूसरा है इसका श्रीरामपुर, जो पश्चिम बंगाल में आज स्थित है, और यही उनका क्या है? श्रीरामपुर इनका मुख्यालय है। इसके अतिरिक्त 1745 में, कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, केवल कुछ ही समय बाद 1745 में इन्होंने भारत में अपने व्यापारिक गतिविधियों को बंद करने का निश्चय किया। कॉन्सेप्ट पकड़िए, 1745 में इन्होंने भारत में अपने व्यापारिक गतिविधियों को बंद करने का निर्णय किया। क्योंकि 1745 तक आते आते ये समझिए कि हिंदुस्तान में अब इनके लिए स्कोप नहीं रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने और फ्रांसीसी कंपनी ने अपने अपने प्रभुत्व की स्थापना इस प्रकार कर ली थी कि अब डेनिसों के लिए भारत में कोई व्यापारिक उपजाऊ फील्ड दिखाई नहीं देता। तब इन्होंने 1745 में सब कुछ बेच दिया, अपना सब कुछ बेचकर। अब किसे बेचा? तो ध्यान दीजिए, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को ही बेचा। ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना सब कुछ बेचकर ये वापस चले गए। इस प्रकार हमें क्या दिखाई देता है कि जो प्रारंभिक कंपनियां हिंदुस्तान आई, उसमें सबसे पहले पुर्तगाल, फिर डच, तीसरे स्थान पर कौन? इंग्लैंड, चौथे पर डेनिस, और अंत में फ्रांसीसी कंपनी आई, जिसमें से 3 महत्वपूर्ण कंपनियों की चर्चा आज हमने आपके सामने की, पुर्तगाली, डच और डेनिस। कल की क्लास में शेष 2 कंपनियों की चर्चा होगी। वो कंपनियां होंगी ईस्ट इंडिया कंपनी तथा फ्रांसीसी कंपनी, जो काफी महत्वपूर्ण है। तो आज का क्लास यहां तक। मैं फिर से एक बार आपको रिमाइंड करा दूं कि अब हमारी क्लास केवल उन्हीं के लिए होगी जो एडमिशन ले चुके होंगे, और हमारे यहाँ कई प्रकार के कोर्स चल रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री इंडिविजुअल की क्लास,
पॉलिटी इंडिविजुअल की क्लास, आरओ टारगेट बैच की क्लास जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ये सब हमारे यहाँ चल रहे हैं और आप जल्दी से एडमिशन लेकर के शेष हमारे सभी महत्वपूर्ण क्लास को देख सकेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।